Assalamu alaikum, my dear students. I am Shahzad Waheed and want to start the lecture with a very beautiful dua for the Prophet कि रब्बे ज़िदनी इल्मा, ए अल्लाह तो हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमा। और हम उसी के दिए हुए इल्म में से आज आपके साथ कुछ बातें करने वाले हैं रिगार्डिंग द ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। और ट्रांसपोर्टेशन एनिमल्स में आपको ये बात बतानी है कि माय डियर स्टूडेंट्स के 3 चीज़ों के लिए ख़ास तौर पे हमें चाहिए क्या ट्रांसपोर्ट सिस्टम। नंबर 1, फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द बॉडी, राइट, एंड नंबर 2, टू रिमूव वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, एंड नंबर 3 इज टू डिस्ट्रीब्यूट ऑक्सीजन एंड कलेक्ट CO2 फ्रॉम द बॉडी। ये सारे काम ऑलमोस्ट सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हो रहे हैं, तो उसके लिए हमें चाहिए एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। लेकिन अगर हम कुछ स्पेशल ऑर्गेनिज्म को देखें जिनमें फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स की, तो उन वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म में क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स कि उनके अंदर हमें हीट को यूनिफॉर्मली बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसे कोर ऑफ द बॉडी से उठा के पेरिफेरल पार्ट्स ऑफ द बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर मैं और एडवांस इस बात को करूं तो आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड है और ब्लड में हमारा दिफाई निज़ाम भी है। तो आपकी पूरी बॉडी को इंटरनली डिफेंड करने के लिए यू हैव टू हैव एन इम्यून सिस्टम एंड दैट इज पार्ट ऑफ योर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो कहने का मकसद ये है कि बहुत सी रिक्वायरमेंट्स हैं जो हमें बेसिकली फुलफिल करनी होती हैं अपनी बॉडी की। देयरफॉर रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी बॉडी में रख दिया है एक कमाल का सिस्टम जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ इवॉल्व होता चला गया, बेटर होता चला गया, राइट। हम कोशिश करेंगे कि हम आपकी बुक के पैटर्न को फॉलो करते, लेकिन साथ साथ इस पर्टिकुलर सिस्टम की एवोल्यूशनरी बेसिस को भी आपके माइंड में इंडिकेट करें कि कैसे ये चीज़ें सिंपल से कॉम्प्लेक्स हुई और फिर कॉम्प्लेक्सिटी में एफिशिएंसी को सुपर्ब कैसे किया गया, राइट। सो टू डिस्कस ऑल दिस थिंग्स प्राइमरीली आज हम सिर्फ 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे। उनमें से ट्रांसपोर्टेशन इन अमीबा, ट्रांसपोर्टेशन इन हाइड्रा एंड ट्रांसपोर्टेशन इन प्लेनेरिया है। सो टू अंडरस्टैंड transportation in these 3 phyla or organisms, let's move to the whiteboard. Yes, my dear students, we want to discuss what? Number 1, the transportation in amoeba. अब अगर हम अमीबा से रिलेटेड कुछ बातें कर रहे हूं तो आपको ये बात बिल्कुल पता है कि अमीबा इज बेसिकली अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, राइट। और आपको ये वाली बात भी पता है, आप चैप्टर नंबर 7 में ये बात पढ़ के आए हैं कि वो सारे ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेलुलर थे उन्हें उठा के हम लोगों ने जिस ग्रुप में प्लेस कर दिया था उसका नाम था प्रोटोक्टिस्टा, राइट। तो ये प्रोटोक्टिस्टा से बिलोंग करता है ये बड़ा ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर है। एंड यू नो वेरी वेल कि इट कैन नॉट मेंटेन इट्स शेप, ये अपनी शेप को बिल्कुल मेंटेन नहीं कर सकता। लेकिन हम फजूल बातों पर उलझने से ज़्यादा बेहतर है कि हम अपने पॉइंट के ऊपर ही फोकस रहें। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डायग्राम बनानी पड़ेगी इस ऑर्गेनिज्म की जिसे हम लोग नाम कह देते हैं स्टूडेंट्स अमीबा। से दिस इज एन अमीबा, राइट। और आपको ये बात पता है कि इस ऑर्गेनिज्म के अंदर 2 किस्म के प्रोटोप्लाज्म पाए जाते हैं। One of them is called as outer one, ectoplasm, and inner one, endoplasm, right? And it has got a well-defined nucleus, and this whole substance is bit granular as compared to the transparent ectoplasm, right? अब ये जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है इसमें आपको मैंने बात पहले भी बताई थी कि इसमें एक प्रोसेस ऑपरेट होता रहता है जिसे हम क्या बोलते हैं, साइक्लोसिस। मैंने आपको एग्जांपल ये दी थी कि जैसे बैतुल्लाह के गिर्द मुसलमान तवाफ करते रहते हैं, ऐसे ही साइटोप्लाज्म भी रिवॉल्व करता रहता है अराउंड द न्यूक्लियस। इस किस्म की मूवमेंट को हम लोग साइक्लोसिस का नाम देते हैं। अब इस ऑर्गेनिज्म को मैं देखूं तो इसकी जो बॉडी है वो सिर्फ 1 सेल पे कंसिस्ट कर रही है। अब एक ही सेल है और उसका भी वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, राइट। अब इसकी
जो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो है, राइट, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो है, इट इज वेरी लार्ज, बहुत ज्यादा। सेल एक है, सरफेस एरिया बहुत बड़ा है, राइट। तो इसके रेफरेंस में चूंकि इसका कॉन्टैक्ट डायरेक्ट वाटर के साथ है, तो अगर मैं पिछले चैप्टर की चीजों को ऐड करूं यहाँ पे, तो हमने ये डिस्कस किया था कि हम यहां से डायरेक्टली O2 को अंदर शामिल कर सकते हैं, CO2 को यहां से माइनस कर सकते हैं, हम न्यूट्रिएंट्स को डायरेक्टली यहां पे एब्जॉर्ब कर सकते हैं, और अगर मैं वेस्ट प्रोडक्ट्स की बात करूं तो वेस्ट प्रोडक्ट्स यहां से माइनस हो सकता है डायरेक्टली फ्रॉम द GBS। मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था GBS स्टैंड्स फॉर जनरल बॉडी सरफेस, राइट। अब सवाल ये है माय डियर स्टूडेंट्स कि इन चारों के चारे प्रोसेसेस को करने के लिए कौन कौन सी फोर्सेस यहाँ ऑपरेट हो सकती हैं। तो आए हम लोग उन पर्टिकुलर फोर्सेस को ट्रिब्यूट पेश करते हैं यहाँ पे, जो बेसिकली इन चीज़ों को मूव करवाती हैं। तो आपको ये बात बड़ी मतलब वेल डिफाइंड है आप लोगों के माइंड में कि वो फोर्सेस मेरे पास क्या थी। नंबर 1 इज डिफ्यूजन, राइट। मिसाल के तौर पे कि अगर ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल यहाँ पे मूव कर रहा है और उसकी रिक्वायरमेंट यहाँ पे है, तो ये सिंपल डिफ्यूजन है, राइट। अगर CO2 का मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर मूव करे तो ये सिंपल डिफ्यूजन है, राइट। और अगर मैंने यहाँ से किसको मूव करवाना है, इन एंड आउट, किसको, वाटर को, तो आपको पता है कि अगर हम वाटर को किसी PPM में से पास करें, पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन में से पास करें, तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस। यानी कि आपको पता है कि अगर हमने वाटर की मूवमेंट की बात करनी होगी तो ये प्रोसेस कहलाएगा ऑस्मोसिस, बिकॉज के यू नो के इसके अंदर हम लोगों ने PPM मींस एक पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन को इन्वॉल्व कर दिया, राइट। एंड देन facilitated diffusion, right. And finally this organism is, you know, eukaryote. It has got number of mitochondria in it. It means if they are in need of water active transport, they can use energy and they can carry out the process of what, active transportation, right. तो ये सारे के सारे प्रोसेसेस इस छोटे से ऑर्गेनिज्म को ने बिल्कुल नवाजे हुए हैं, और इन नवाजिशात की वजह से ये यूनिसेलुलर होने के बावजूद वो सारे के सारे काम कर सकता है, वो तमाम फैसिलिटीज एंजॉय कर सकता है जो किसी भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास भी होती हैं। अब हम यहाँ इस पर्टिकुलर सेलर से मूव करेंगे एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की तरफ, एंड दैट बिलोंग्स टू द फाइलम ऑफ कोर्स सिलेंट्रेटा, और उसका नाम क्या है स्टूडेंट्स, हाइड्रा। सो लेट्स मूव टू द हाइड्रा। Transportation in Hydra. Transport in Hydra. अब स्टूडेंट्स अगर आप इस ऑर्गेनिज्म को देखें तो दिस वेरी ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू द फाइलम दैट इज नोन एज निडेरिया, राइट। इट इज अ निडेरियन, और यू कैन से इट बिलोंग्स टू फाइलम सिलेंट्रेटा, टीरेटा, राइट। और आपको ये वाली बात पता है, आपने चैप्टर नंबर 10 में इसको बहुत डिटेल से पढ़ा हुआ है कि दिस वेरी ऑर्गेनिज्म कैन बी आइडेंटिफाइड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, टेंटेकल्स। तो इसके पास टेंटेकल्स भी होते हैं, एंड इन सम केसेस फ्लैजेला कैन आल्सो एक्सिस्ट। व्हाट कैन एक्सिस्ट, फ्लैजेला, राइट। और फिर आपको ये वाली बात भी याद है कि दीज ऑर्गेनिजम्स आर बेसिकली डिप्लोब्लास्टिक इन नेचर। डिप्लोब्लास्टिक, और डिप्लो का मतलब होता है टू और ब्लास्टिक का मतलब होता है लेयर्स। तो इन ऑर्गेनिज्म के पास 2 लेयर्स होती है। आपको इसका नाम भी पता है, आई नो यू नो वेरी वेल। वन ऑफ देम इज कॉल्ड एज एक्टोडर्म एंड इनर वन इज कॉल्ड एज एंडोडर्म, राइट। तो ये जो मेरे पास ऑर्गेनिज्म है ये इन 2 लेयर्स की वजह से पहचाना जा सकता है, लेकिन आपने ये वाली बात भी पढ़ रखी है
कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान में एक नॉन सेलुलर लेयर भी होती है, एंड दैट वेरी नॉन सेलुलर लेयर इज लाइंग समवेयर हियर, एंड दैट इज कॉल्ड एज मेसोग्लिया. Mesoglea, right? Now we have the necessary foundation, right, or the launching pad for this lecture. हम इसको ड्रॉ करते हैं इस ऑर्गेनिज्म को. Look at this. This is a mouth, और ये उसके दो टेंटिकल्स हैं, और ये उसकी बॉडी कैविटी, और ये उसकी क्या है, डिस्क. If this organism is डिप्लोब्लास्टिक, तो मुझे क्या करना चाहिए कि मुझे लेयर्स डालनी चाहिए इसके बाहर. चलिए ऐसा करते हैं, कलर कोड को चेंज नहीं करते. तो ये जो बाहर लेयर है उसको मैंने रेड से लिखा है. तो इस मेसोग्लिया के जो मैं बाहर लेयर बना रहा हूं, दिस वन, ये मैंने कैसे ड्रॉ कर दी है स्टूडेंट्स, रेड. दिस वन इज अ रेड लेयर, एंड दिस वेरी रेड लेयर इज नथिंग अदर देन एक्टोडर्म, राइट. दिस इज एक्टोडर्म. और ये जो मैंने ब्लू लाइन शो की है नॉन सेलुलर, ये क्या है, मेसोग्लिया. और इसके अंदर जो अब मैं लेयर ड्रॉ कर रहा हूं, दैट वन इज बेसिकली एंडोडर्म. और ये जो मेरे पास एंडोडर्म है, इट कंसिस्ट ऑफ 3 टाइप्स ऑफ सेल्स, 1 एंड देन 2 एंड देन 3. 1, 2 and 3. 3 different types of cells are basically making what, endoderm. अगर हम इसको लेबल करना चाहें तो इनमें से ये किस्म के सेल्स जिन्हें हम नाम देते हैं अमीबॉइड सेल्स. अमीबॉइड सेल्स, और ये जो अमीबॉइड सेल्स हैं इनका अपना एक रोल है. एंड देन वी हैव व्हाट, सिलिएटेड सेल्स. नंबर 2 इज ciliated cell, and number 3 cells are enzymatic cells, right? Enzymatic cells, and all of them are making what, endodermis. You know very well, they are basically constituting what, endodermis, right? अब ये ऑर्गेनिज्म बेसिकली नेचर में कैसा है या इसका हैबिटेट कैसा है, एक्वाटिक. दिस ऑर्गेनिज्म इज एक्वाटिक इन नेचर. इसका मतलब ये पानी में रहता है. इसका एक माउथ है. अगर मैं इस एक्टोडर्म की बात करूं तो इट इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ वाटर. इट इज इन direct contact of what, water, all around water. तो इसको अगर ऑक्सीजन चाहिए तो डायरेक्टली वाटर में से ले सकता है, राइट. और अगर इसने CO2 को यहां से बाहर निकालना है तो वो भी यहां से डायरेक्टली बाहर निकल सकती है, क्या, CO2 भी. और अगर किसी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है तो न्यूट्रिएंट भी इस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के अंदर से इसको मिल सकता है. और अगर उसने वेस्ट को बॉडी में से बाहर निकालना है तो ये वाला वेस्ट भी बॉडी में से माइनस हो सकता है. रिगार्डिंग ऑल द 4 फोर्सेस जो मैंने आपको बोली थी कि मेरे पास क्या हो सकती है, डिफ्यूजन, मेरे पास हो सकती है ऑस्मोसिस, मेरे पास हो सकती है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, और मेरे पास हो सकती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट. All the 4 forces, they can be operational over here, and they can help this particular organism to get rid or access to the useful substances. अब इसका एक माउथ भी है, मैंने आपको बोला था कि इसका ये माउथ है, एंड दिस वेरी माउथ इज कंट्रोलेबल. हम इसे ओपन भी कर सकते हैं और इसको बंद भी कर सकते हैं जब मुझे जरूरत होगी. फॉर एग्जाम्पल, तो आई विल ओपन दिस पर्टिकुलर माउथ एंड आई विल अलाउ द वाटर टू जॉइन दिस गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, एंड दैट वेरी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी इज कॉल्ड एज सिलेंट्रॉन. ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था. इसको मैं चैप्टर नंबर 10 में बोला, इसको मैं चैप्टर नंबर 11 में बोला, 12 में बोला, 13 में बोला, और अब 14 में भी बोल रहे हैं. तो आई होप आपको ये बात इतनी बार सुनने के बाद याद हो गई होगी कि इसका नाम मेरे पास क्या है, सिलेंट्रॉन, राइट. सिलेंट्रॉन और सिलेंट्रॉन, राइट. और आपको याद है कि इसका एक नाम और भी था,
एंट्रॉन, मैंने बोला था कि जहाँ कहीं भी वर्ड एंट्रॉन आता है इसका मतलब यह है कि हम उसकी इंटेस्टाइन से रिगार्डिंग कोई बात कर रहे हैं। तो ये कैविटी उसकी इंटेस्टाइन है, ये कैविटी उसका स्टमक है। और आपको ये वाली बात भी पता है कि जब कोई फूड सब्सटेंस इसके अंदर जाएगा तो सबसे पहले इस पर्टिकुलर फूड सब्सटेंस की एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होगी और उसके बाद जो चीजें होंगी दे विल बी टेकन अप बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस, दे विल बी टेकन अप बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस बाय द सेल्स, राइट। अब देखिए अगर आप आपको गौर से सुने, जब एंडोसाइटोसिस हुई तो हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली किस लेयर की, मेसोग्लिया की। उसे कोई चीज चाहिए थी तो वो सबसे पहले इन सेल्स के पास गई और वहां से मेसोग्लिया में चली गई। बायोलॉजी चीजों को जरूरत ही नहीं है, राइट। अब हम चलते हैं आखिरी बात की तरफ। फर्ज कर लेते हैं कि इन पर्टिकुलर सेल ने कोई वेस्ट बनाया और अगर मैं उस पर्टिकुलर वेस्ट को एक्सक्रीट करना चाह रहा हूं इनटू द सेल, तो उस पर्पस इनटू द गैस्ट्रोएसोफेजियल कैविटी, तो मुझे क्या प्रोसेस करना पड़ेगा, एक्सोसाइटोसिस। क्या प्रोसेस करना पड़ेगा, एक्सोसाइटोसिस। तो जब मैं किसी चीज को सेल में से बाहर निकाल रहा हूं इनटू द सेल एंट्रॉन, तो प्रोसेस कहलाएगा एक्सोसाइटोसिस। और जब मैं सेल एंट्रॉन में से किसी सब्सटेंस को सेल्स के अंदर लेकर आता हूं तो हम उसे क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस, राइट। अब वो वाली चीज पानी में डिसॉल्व कर दी गई है, राइट, दैट पर्टिकुलर वेस्ट और अनडाइजेस्टेड मटेरियल। तो फिर हम इस पर्टिकुलर वॉल को कॉन्टैक्ट करेंगे और उस वेस्ट रिच वाटर को इसी पर्टिकुलर माउथ में से क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। सो ये है वो बातें दैट आर बेसिकली रिगार्डिंग द ट्रांसपोर्टेशन। अब आपको ये वाली बात समझ आ गई होगी कि इस ऑर्गेनिज्म के पास कोई स्पेशलाइज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है और इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है कि ये ऑर्गेनिज्म बड़े सिंपल है, उनकी सिर्फ 2 लेयर्स हैं और जितने भी सेल्स हैं मोस्ट ऑफ देम दे आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ द वाटर। तो उसके लिए हर चीज उनके हर चीज उनके डोर स्टेप पे प्रेजेंट है, तो इसलिए उसे किसी भी किस्म की हेल्प की जरूरत नहीं है ट्रांसपोर्ट सिस्टम की। सो दैट्स इट अबाउट द हाइड्रा। और हम मूव करेंगे आज के लेक्चर की आखिरी पार्ट, दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रांसपोर्टेशन इन प्लेनेरिया। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कॉलम ऑफ द बोर्ड। Transportation in planaria. ट्रांसपोर्टेशन इन प्लेनेरिया को अंडरस्टैंड करने के लिए वही कुछ बेसिक सी बातें दोबारा करूंगा। सबसे पहली बात कि प्लेनेरिया जो है इट इज बेसिकली अ फ्लैट वर्म। It is basically a flatworm. तो you must know it is a flatworm, right? और flatworm कैसा है कि that is basically dorso-ventrally compressed organism. Dorso-ventrally compressed, right? And then हमें जानना है उस पर्टिकुलर फाइलम को कि जिसमें फ्लैटवर्म्स एग्जिस्ट करते हैं। तो नेम ऑफ द फाइलम इज कैरिबॉडी कैस प्लैटीहेलमिन्थस। एक ही आवाज है मुझे पूरी क्लास में से, एनी हाउ दैट्स ग्रेट। इट्स फाइलम इज प्लैटीहेलमिन्थस, राइट। और अगर मैं इस ऑर्गेनिज्म को आप लोगों के लिए ड्रॉ करूं तो इस ऑर्गेनिज्म की शक्ल कुछ कुछ इस तरह की होती है। This is a flatworm. Its name is Planaria, and this particular organism is lacking. इसके पास कोई प्रेजेंट नहीं है क्या, सर्कुलेटरी सिस्टम। उसकी कुछ रीजंस हैं, लेकिन उससे पहले हम इसके कुछ फीचर्स और पढ़ते हैं। सबसे पहला फीचर मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स, कि ये ऑर्गेनिज्म की जो नंबर ऑफ लेयर्स है वो कितनी है। तो मेरा आपको बताना ये है कि इस पर्टिकुलर फाइलम से ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडेशन रख दी गई, लेकिन अभी भी हम इसे ट्रू ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं मान रहे हैं। तो अभी भी हम ये बोल रहे हैं कि इसकी जो आउटर लेयर है दैट इज कॉल्ड एज एक्टोडर्म, राइट। फिर इसके पास इसके अंदर एक लूजली पैक्ड सेल्स की एक लेयर है, हम इसे लेयर का नाम इसे कहते नहीं है, and that very loosely packed layer is called as mesoderm, and innermost layer
and the innermost layer is called as what? Endoderm. तो ये 3 किस्म के सेल्स से बना हुआ ऑर्गेनिज्म, बट स्टिल दिस ऑर्गेनिज्म लैक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। उसकी रीजन हम लिख रहे हैं। Number 1, this organism is a flat organism, right? Number 2, this organism has dorsoventral compression, right? इस चीज की वजह से most of the cells they are in direct contact of the environment, right? फिर अगली बात ये है कि इनका जो GIT है means gastrointestinal system, its GIT, gastrointestinal tract, it is very ramified. जब मैं टर्म इस्तेमाल करता हूँ ramified, तो इसका मतलब होता है highly branched. तो इसकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा ब्रांच्ड है। अगर आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था तो आपको नज़र आया होगा कि हम लोगों ने यहाँ पे उसकी काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेस बना दी थी, ऐसे ऐसे करके, ऐसे राइट। और ये हाईली रेमिफाइड जो ब्रांचेस हैं ये बेसिकली सरफेस एरिया को बहुत ज़्यादा बढ़ा रही हैं, और चूंकि डाइजेशन यहाँ पे ही हो रही है तो सारी की सारी डाइजेस्टिव मटेरियल वो ऑलमोस्ट बॉडी के हर पार्ट में इसी ट्यूब के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो इसलिए भी इनको सरफेस की जरूरत नहीं है। नंबर 5 बात यह है कि दे हैव वेरी थिन क्यूटिकल, इनके पास तो बहुत ही थिन सी क्यूटिकल होती है जिसकी वजह से ज़्यादा रुकावट प्रोड्यूस नहीं हो रही होती। और छठी बात मेरे पास ये है कि दे आर बेसिकली एंडोपैरासाइट्स, ये तो जिस्म के अंदर रहते हैं, तो इन्हें मोस्ट सब्सटेंसेस कहाँ से ऑब्टेन हो जाती हैं? फ्रॉम देयर होस्ट, राइट। लेकिन फिर भी अगर ये कोई सब्सटेंस अपने होस्ट से भी मिल रहा है तो फिर भी उस वाले केस में ऐसा होगा कि कोई भी सब्सटेंस है ये क्या करेगा कि अगर इन्वायरमेंट से एंटर हो रहा है तो उसका चैनल क्या होगा? भाई जाहिर है वो सबसे पहले एक्टोडर्म के पास जाएगा, एक्टोडर्म से वो मीसोडर्म के पास जाएगा, और मीसोडर्मल सेल से फिर वो एंडोडर्मल सेल्स के पास चला जाएगा, राइट। और अगर इस पर्टिकुलर चीज ने फिर बॉडी सरफेस से ही रिमूव होना है तो फिर रिमूवल के टाइम पे हमें एक रिवर्स गियर लगाना पड़ेगा, और रिवर्स ऑर्डर में चीज़ें एंडोडर्म से पहले मीसोडर्म के पास आएंगी, और मीसोडर्म से एक्टोडर्म के पास आएंगी, और एक्टोडर्म से दे विल बी सेंट आउट। ठीक है, तो पहले स्टेप में हम चीज़ों को इन कर रहे थे और इस वाले केस में हम सब्सटेंसेस को चीज़ों से बॉडी में से बाहर निकाल रहे हैं। हमें अपनी दुआओं में खुसूसी जगह दीजिएगा, हमें याद रखिएगा, और अपने ग्रेट पेरेंट्स के लिए भी दुआएं कीजिएगा, उनके लिए आसानियाँ पैदा कीजिएगा। और अगले लेक्चर तक हम आपसे चाहेंगे इजाज़त, और हम कहेंगे आप लोगों को अल्लाह हाफिज़।